फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के लेक्चर में हम अगस्त माह से संबंधित इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात करेंगे। जानते हैं स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन या क्लीन कोस्ट सेफ कोस्ट कैंपेन के बारे में। ये 75 डेज का कैंपेन है जिसमें कोस्टल सिटीज, कोस्टल एरियाज या ओशियन हेल्थ को कम्युनिटी एक्शन के माध्यम से या फिर वहाँ के लोगों के माध्यम से क्लीन रखने की बात कही गई है। ये कैंपेन शुरू हुआ था 5 जुलाई 2022 से और चलेगा 17 सितंबर 2022 तक, जो कि इंटरनेशनल कोस्ट क्लीन अप डे है। अब इस कैंपेन को चलाने में 2 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस तथा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। साथ ही इंडियन कोस्ट गार्ड, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और अदर इंस्टीट्यूशंस का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा। इसमें 75 बीचेस को 75 वॉलंटियर पर किलोमीटर के हिसाब से कैंपेन चलाएंगे। ये स्वच्छ भारत अभियान की तरह ही है लेकिन कोस्ट लाइन के लिए है। अब देखिए, इंडिया जो है वो सिग्नेटरी है यूनाइटेड नेशन कोस्टल क्लीन सीज कैंपेन का, तो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगा। अब इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे मनाया जाता है पूरे विश्व में सितंबर के 3rd सैटरडे को। आगे बात करते हैं आश्वासन कैंपेन के बारे में। पहले तो जान लीजिए कि ये टीबी रोग से संबंधित है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का टीबी डिवीजन दोनों मिलकर चला रहे हैं। इसके तहत 68,000 गाँवों में टीबी की डोर टू डोर स्क्रीनिंग की जाएगी। ये मुख्यतः 75 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में होगा, जिससे कि टीबी के ट्रांसमिशन का रिस्क कम किया जा सके। अब इसके अलावा ये दोनों मिनिस्ट्रीज ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव भी चला रहे हैं, जिसमें इसे यूएसएड का टेक्निकल सपोर्ट भी मिल रहा है। अगला आर्टिकल है मून लाइटिंग के बारे में। हाल ही में स्विगी ने अपने वर्कर्स को मून लाइटिंग करने के लिए अलाउ कर दिया है। मून लाइटिंग का क्या मतलब होता है? तो ऐसे व्यक्ति जो एक्स्ट्रा इनकम के लिए अपने रेगुलर काम या जॉब के अलावा जॉब आवर्स के बाद दूसरा काम भी करते हैं, और ये काम अक्सर रात में किया जा सकता है क्योंकि रेगुलर काम के अलावा वही समय बचता है कि व्यक्ति के पास खाली, तो इसलिए इस एक्स्ट्रा काम को मून लाइटिंग कहा जाता है। तो ऐसे काम के लिए स्विगी ने अपने वर्कर्स को अलाउ कर दिया है। आगे बात करते हैं केरला सवारी के बारे में। ये केरल गवर्नमेंट द्वारा एस्टैब्लिश और ओन की गई पहली टैक्सी सर्विस है। ओला और उबर की तरह ही काम करेगी, लेकिन इसकी सर्विसेज ज्यादा अच्छी होंगी और पैनिक बटन भी होगा ताकि एक्सीडेंट वगैरह होने पर आप उसे प्रेस करके हेल्प मांग सकें। इसे ऑपरेट किया जाएगा मोटर वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के द्वारा। आगे बात करते हैं रूल्स ऑफ ओरिजिन के बारे में। ये है कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट रूल्स 2020। अब इस रूल में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के अनुसार यदि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तथा रूल ऑफ ओरिजिन में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो रूल ऑफ ओरिजिन को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। रूल ऑफ ओरिजिन को कैरोटार गाइडलाइन भी कहते हैं 2020 की। इसके अनुसार यदि किसी कंट्री से भारत में इंपोर्ट हो रहा है कोई भी सामान, तो उस कंट्री को सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि उसका 50% से ज्यादा मटेरियल उस प्रोडक्ट में उसी कंट्री का है, और यदि उस प्रोडक्ट में बाहर से किसी कंट्री से इक्विपमेंट मंगाकर इंस्टॉल किए गए हैं तो भी उन इक्विपमेंट्स में 35% का अपग्रेडेशन जरूरी होगा। अभी ऐसा होता था कि जैसे चाइना का कोई भी माल है, दूसरी कंट्री ने उसे खरीद लिया और वह भारत को एक्सपोर्ट कर देता था, लेकिन है तो वो ओरिजिन चाइना का ही ना, इसलिए रूल ऑफ ओरिजिन आया था 2020 में। आगे है जल जीवन मिशन, हर घर जल। तो गोवा तथा दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, इन 2 यूनियन टेरिटरीज को पहला हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट या यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया है। ये मिशन शुरू हुआ था 2019 में तथा 2024 तक इसे कंप्लीट करना है। आगे जानते हैं निदान पोर्टल के बारे में। इसमें नार्को ऑफेंडर्स की जानकारी होगी, मतलब जो भी व्यक्ति इस तरीके के क्राइम कर चुके हैं उनके बारे में डाटा होगा, और ये डाटा हर स्टेट की पुलिस एक्सेस कर सकती है। इसके तहत दूसरे स्टेट में जाकर क्राइम करने वालों की संख्या कम होगी और उसके बैकग्राउंड का भी पता लगाया जा सकेगा। आगे जानते हैं सुपर वासुकी के बारे में। ये 3.5 किलोमीटर लंबी 295 वैगन कैरी करने वाली लॉन्गेस्ट और हैवीएस्ट फ्रेट ट्रेन है, मतलब मालगाड़ी है। इसमें 2700 टन कोल को आज़ादी के अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन के तहत टेस्ट रन कराया गया। ये ट्रेन इतनी लंबी है कि एक स्टेशन को पार करने में से 4 मिनट का समय लगता है। अब हाल ही में देखा गया था कि कोल शॉर्टेज के कारण पावर क्राइसिस हो रहा था, बिजली कभी भी कड़ी आ रही थी। उसी के चलते कोल को सप्लाई किया गया है इस ट्रेन के थ्रू विभिन्न पावर प्लांट्स में। आगे जानते हैं पालन 1000 कैंपेन के बारे में। ये कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें एक पेरेंटिंग ऐप होगा जिसके माध्यम से पेरेंट्स को 2 साल तक के बच्चों के लिए उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए एडवाइसेस दी जाएंगी। इसे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के साथ अलाइन भी किया गया है। आगे जानते हैं मंथन प्लेटफॉर्म के बारे में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे यहाँ पर जो रिसर्च कर रहे हैं साइंटिस्ट,
उन्हें इंडस्ट्रीज से जोड़ेगा। वे जान पाएंगे कि इंडस्ट्रीज की क्या नीड है और इंडस्ट्रीज भी मार्केट की नीड को उनकी रिसर्च तक पहुंचा पाएंगी, ताकि दोनों के कोलैबोरेशन से एक यूजफुल रिसर्च हो सके और उसके थ्रू यूजफुल प्रोडक्ट्स बन सके। अब ये कोलैबोरेशन NSEIT नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करेगा। ये एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज है जो डिजिटल एनालिटिक्स, ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज आदि पर काम करता है। आगे बात करते हैं पिन कोड के बारे में। पिन कोड का जो सिस्टम है उसे शुरू किया था श्रीराम वेलंकर ने। इसे हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आजादी के 75वें साल इसकी 50वीं एनिवर्सरी है। श्रीराम वेलंकर एक संस्कृत पोएट थे। 1996 में इन्हें संस्कृत के लिए प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था। ये द्वारा लिखी गई सबसे इंपॉर्टेंट बुक है विलोम काव्य। ये लिटरेसी का मास्टरपीस है। इस बुक को सामने से पढ़ो तो श्री राम को डेडिकेटेड है और पीछे से पढ़ो तो लॉर्ड कृष्ण को डेडिकेटेड है। अब बात करें पिन कोड की तो यह हमारे पोस्टल सिस्टम के लिए बहुत आवश्यक है और अब तो सोशल मीडिया साइट्स, शॉपिंग एप्स आदि भी इसका यूज करते हैं। 6 डिजिट होते हैं इसमें। पहला नंबर इंडिकेट करता है पोस्टल रीजन को, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ को। यदि नंबर 9 है तो ये आर्मी पोस्टल सर्विस को डिनोट करता है। फिर सेकेंड नंबर डिनोट करता है सब रीजन को। थर्ड नंबर प्रेजेंट करता है जिले या डिस्ट्रिक्ट को। बाकी अदर नंबर्स अदर स्पेसिफिक नैरो एरियाज को कवर करते हैं। आगे जानते हैं डीजी यात्रा के बारे में। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इसे लॉन्च किया है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में। इसके थ्रू अब पेपरलेस सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस मिलेगा। मतलब बोर्डिंग पास की जगह आपका फेस रिकॉग्निशन होगा और ये बायो एनेबल्ड सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस होगा। फेशियल रिकॉग्निशन के माध्यम से डिजिटली आपको पहचाना जाएगा। बताइए एक्सरसाइज उदार शक्ति किसके बीच होती है? तो ये बायलैटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज है जो इंडियन एयरफोर्स और रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के मध्य होती है। इसके अलावा मलेशिया के साथ एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति भी होता है जो इंडिया और मलेशिया का मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये भी बायलैटरल एक्सरसाइज है। अब देखते हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत ये आता है। ये मिनिस्ट्री एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत यदि कोई वस्तु या खाद्य सामग्री बाजार में कम उपलब्ध है, उसके प्राइस बढ़ रहे हैं, तो उसके स्टोरेज के लिए नियम रूल्स निकाल सकती है ताकि जो बड़े व्यापारी हैं वो ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए उन सब वस्तुओं का स्टोरेज ना करें। जैसे हाल ही में दाल के साथ हो रहा है। दाल के रेट बहुत बढ़ गए हैं, इसीलिए उसका स्टोरेज ना करके मार्केट में आना बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। इस पेंशन में 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकते थे। 1000 से 5000 के बीच इन्हें पेंशन मिलती है 60 साल के बाद और इनका बैंक अकाउंट में सेविंग या पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट होना चाहिए और 5 साल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इनके अकाउंट में कंट्रीब्यूट करती थी। लेकिन अब अमेंडमेंट ये हो गया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो टैक्स पे करता है और किसी अन्य सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फायदा ले रहा है और यदि वह व्यक्ति ऑर्गेनाइज सेक्टर का है तो उसे इस अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के व्यक्ति को ही मिलेगा अब लाभ। आगे बात करते हैं ब्लू बॉन्ड के बारे में। ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो कोई भी गवर्नमेंट, डेवलपमेंट बैंक्स या अदर इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ब्लू इकोनॉमी या फिर मरीन तथा ओशन बेस्ड प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करने के लिए इशू किए जाते हैं ताकि उससे जनरेट की गई कैपिटल का इन क्षेत्रों में यूज किया जा सके। ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 लाइफ बिलो वाटर को भी सपोर्ट करेगा। हाल ही में सेबी ने इसे जनरेट करने की बात की है। सबसे पहले ब्लू बॉन्ड को जारी किया था सेशल्स ने। आगे बात करते हैं डिजिटल लैंडिंग नॉर्म्स के बारे में। ये नॉर्म जारी की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। होता क्या है कि हमारे मोबाइल में कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जो हमें लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब कुछ कंपनीज हैं जो ऐप बनाकर लोन देती हैं, लेकिन फिलहाल हो ये रहा था कि वो अपने मनमाने तरीके से लोन के इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती थी। फिर लोन वापस वसूलने के लिए बोरोवर के पर्सनल डेटा को एक्सेस करना, उन्हें धमकाना आदि काम बढ़ रहे थे। इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए आरबीआई ने डिजिटल लैंडिंग नॉर्म्स लाया है। अब जो भी बोरोवर होगा और जो लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर या जो भी ऐप के माध्यम से लोन दे रहा है, इन दोनों के बीच एक रेगुलेटिंग एंटिटी काम करेगी जो इंश्योर करेगी कि बोरोवर का या ऋण लेने वाले का शोषण ना हो। जो लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब जो लोन देने वाला है, वो डायरेक्ट बोरोवर को लोन न देकर रेगुलेटिंग एंटिटी को लोन देगा और बोरोवर भी पेमेंट एंटिटी को ही करेगा। इन दोनों के बीच इंटरमीडियरी का काम करेगा ये रेगुलेटिंग एंटिटी। लोन प्रोवाइड करने से पहले एलएसपी या लोन सर्विस प्रोवाइडर को बोरोवर को एक की फैक्ट स्टेटमेंट देना होगा, KFC देना होगा, जिसमें लोन के टर्म्स एंड कंडीशन, विभिन्न इंटरेस्ट रेट आदि दर्शाए जाएंगे। और ये जो लोन प्रोवाइडर है, एलएसपी है, ये बिना बोरोवर के कंसेंट के उनके क्रेडिट की लिमिट को नहीं बढ़ा सकेगा। जैसे कई लोग 2000 का क्रेडिट लेना चाहते हैं और लोन देने वाले उन्हें कह देते हैं कि आपको 5000 का लोन मिल सकता है। तो इस तरह का लोभ देने का काम नहीं किया जाएगा।
साथ ही इस पूरे कार्य में ग्रीवेंस रेड्रेसल ऑफिसर का भी प्रावधान किया गया है, जो कि कंप्लेंट्स को सॉल्व करेगा। साथ ही किसी भी ऐप के लोन प्रोवाइडर को बोरोवर के केवल उस डाटा का एक्सेस दिया जाएगा जो उसके लिए जरूरी है। डेटा प्राइवेसी भी रखी जाएगी बोरोवर की। आगे जानते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम के बारे में। तो देखिए 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की थी, जिसमें जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा इंसेंटिव दिया जाता था इंडस्ट्रीज़ को। लेकिन उससे पहले इंडस्ट्रीज़ को अपना सारा डाटा, सारी प्लानिंग, क्या वो मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, कितना ज़्यादा अमाउंट में करने वाले हैं, ये सारा डाटा एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के रूप में सबमिट करना पड़ता था। लेकिन अब इस सिस्टम को ऑटोमेटिक करने की बात की जा रही है, ताकि कंपनीज या इंडस्ट्रीज पेपर वर्क के बर्डन से बच सकें। अब ये काम ऑटोमोटिव सेक्टर या मोटर व्हीकल सेक्टर के लिए किया जाना है। आगे बात करते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 के बारे में। ये एक्ट अब लागू हो गया है। इसने रिप्लेस किया है प्रिजनर्स एक्ट 1920 को। इस एक्ट के माध्यम से अब पुलिस को यह अधिकार मिलता है कि वह किसी भी व्यक्ति के फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स को, मतलब जो भी व्यक्ति कन्विक्ट रहा है या फिर एक्यूज्ड रहा है किसी क्राइम में, उसके बायोलॉजिकल और फिजिकल सैंपल्स को अपने पास रख सकता है, लेकिन सिर्फ उस व्यक्ति के 75 साल की उम्र तक। ये CRPC 1973 के तहत सेक्शन 53 और सेक्शन 53A के तहत डाटा कलेक्शन को अलाउ करता है। इसमें कन्विक्ट के फिंगर इंप्रेशन, पाम प्रिंट इंप्रेशन, फुटप्रिंट इंप्रेशन, फोटोग्राफ्स, आइरिस और रेटिना स्कैन, फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स एंड देयर एनालिसिस तथा उनके बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स जैसे हैंडराइटिंग सिग्नेचर, अदर एग्जामिनेशन आदि के डाटा को भी रख सकेगा। अब इसे स्टोर, प्रिजर्व और शेयर करने का काम नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ही कर सकता है। ये किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से डाटा शेयर कर सकता है, डाटा डिस्ट्रॉय भी करता है। आगे बात करते हैं स्माइल 75 इनिशिएटिव के बारे में। तो ये स्माइल स्कीम थी, फरवरी में लॉन्च हुई थी इसी साल। उसमें बैगिंग करने वाले और ट्रांसजेंडर्स जो लोग थे, इनका रिहेबिलिटेशन करना था और इन्हें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रदान करनी थी। लेकिन अब इसमें 75 जोड़ दिया गया है, क्योंकि इसके तहत 75 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कवर किया जाएगा। आगे जानते हैं ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के बारे में। ये RPF या रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके तहत यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर काम किया जाएगा, जैसे CCTV सर्विलेंस को बढ़ाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, सर्विलेंस एक्टिविटीज की जाएगी, क्राइम को कम करने के लिए पुलिस को भी ज़्यादा एक्टिव किया जाएगा। अब ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के अलावा RPF ने और भी कई ऑपरेशन चलाए हैं, जैसे पहला मिशन जीवन रक्षा, इसमें एक्सीडेंट्स को कम करने पर काम किया जाना है। दूसरा मेरी सहेली इनिशिएटिव, इसमें अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा। तीसरा है ऑपरेशन अमानत, इसमें जितनी भी लगेजेस छूट जाते हैं यात्रियों के, उन्हें वापस किया जाता है। फिर चौथा, किसी भी समस्या से निपटने के लिए टोल फ्री नंबर है 139। फिर ऑपरेशन नंबर प्लेट भी चलाया गया है, ताकि पार्किंग में व्हीकल्स को सही तरीके से मैनेज किया जा सके। फिर आगे ऑपरेशन थर्ड्स भी चल रहा है, जिसमें अनऑथराइज्ड पैकिंग ड्रिंकिंग वाटर के सेलिंग को स्टेशन या ट्रेन में रोका गया है। तो ये सारे कार्य हैं RPF या रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के। आगे है फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया है। देखिए 2010 से यह एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में काम कर रहा था, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के रूप में। अब यह आयुष के क्षेत्र में यूज होने वाले ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स का किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, उनका मैनेजमेंट कैसे करना है, यूज कैसे होना है, इन सब की निगरानी करेगा। अब यह आयुष के अंतर्गत आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी आदि के जो ड्रग्स हैं उसकी टेस्टिंग, सिस्टमैटिक डेवलपमेंट, डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स आदि को मेजर करने का काम करेगा। तो इन सब की निगरानी करेगा फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडिया मेडिसिन एंड होम्योपैथी। अब देखिए इसी क्षेत्र में जो स्टैंडर्ड होता है उसे मेंटेन करने का काम जो है वो आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड को दिया गया है। ये एक सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंतर्गत बनी थी। ये बॉडी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ड्रग्स के सेल्फ लाइफ टेस्टिंग आदि के क्षेत्र में एडवाइस भी करती है। अब बात करते हैं वर्ल्ड डेयरी समिट के बारे में। इसे न्यू दिल्ली में इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन ने होस्ट किया था इंडिया ने। सबसे पहला डेयरी समिट न्यू दिल्ली में 1974 में कराया गया था। अब ये 48 साल बाद हो रहा है। इसकी थीम थी लाइवलीहुड एंड न्यूट्रिशन। ये समिट एक मंच प्रोवाइड करता है डेयरी क्षेत्र के विभिन्न इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स को, जो नॉलेज शेयर करेंगे, आइडियाज को शेयर करेंगे और डेयरिंग क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। अब इंडिया वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पर है मिल्क प्रोडक्शन में। ग्लोबली मिल्क प्रोडक्शन का 23% कवर करता है इंडिया, और इंडिया में 18% कवर करता है उत्तर प्रदेश।
अब बताइए बॉमोल कॉस्ट डिजीज क्या है। ये एक इकोनॉमिकल फिनोमिना है। देखिए क्या होता है कि व्यक्ति की जितनी ज़्यादा स्किल होती है उसे उतने ज़्यादा वेजेस मिलते हैं, उतनी ज़्यादा पेमेंट मिलती है। जैसे आप बस चला सकते हैं तो उतनी पेमेंट होगी, हेलीकॉप्टर चला सकते हैं तो स्किल ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा पेमेंट होगी, वेजेस ज़्यादा होंगे। लेकिन अब यदि इकोनॉमी में किसी भी सर्विस की डिमांड बढ़ जाए, जैसे कोविड के समय नर्सिंग की या डॉक्टर्स की डिमांड बढ़ गई थी, तो उन व्यक्तियों में स्किल्स तो उतनी थी लेकिन डिमांड बढ़ जाने के कारण उनके वेजेस बढ़ाने पड़े थे। तो देखिए बॉमोल कॉस्ट डिजीज में व्यक्तियों के पास स्किल तो उतनी होती है लेकिन ज्यादा डिमांड के कारण उन्हें ज्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए वेजेस ज्यादा देने होते हैं। यही है बॉमोल कॉस्ट डिजीज। अब बताइए हाल ही में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नए विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं? सुरेश एन पटेल। आगे है एक्सरसाइज पिच ब्लैक। इसे ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स बायएनुअली होस्ट करती है। इसमें इंडिया 16 अदर नेशंस के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। आगे है एरिडिटी एनोमली आउटलुक इंडेक्स के बारे में। इसे रिलीज करता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडेक्स के अनुसार इंडिया की 85% डिस्ट्रिक्ट्स एरिड कंडीशन या सूखी की कंडीशन को फेस कर रही हैं। इस इंडेक्स के माध्यम से IMD यह बताता है कि किसी एरिया में जो फसल लगाई जा रही है उसके पानी की पूर्ति के लिए क्या वह एरिया सक्षम है, क्या उस एरिया में पर्याप्त पानी उपस्थित है या नहीं। अब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो ये 1875 में बना था। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की एक एजेंसी के रूप में काम करता है। सिस्मोलॉजी, वेदर फोरकास्टिंग, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन आदि पर काम करता है। आगे जानते हैं नगर वन योजना के बारे में। ये योजना चला रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। योजना के तहत नगरों में वन एस्टैब्लिश की जाएंगे, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और वाटिकाएं या बगीचे भी तैयार किए जाएंगे। इसके तहत 400 नगर वन डेवलप करने हैं, साथ ही 200 नगर वाटिकाएं तैयार करनी है 2020-21 से लेकर 2024-25 तक। अब इसमें फंडिंग कौन करेगा? तो फंड आएगा कैंपा फंड के माध्यम से। कैंपा है कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 के अंतर्गत एक फंड। इसमें इंडस्ट्रीज से कंपेंसेशन के रूप में फंडिंग कलेक्ट की जाती है। आगे है स्कूल इनोवेशन काउंसिल। तो हर स्कूल्स में इनोवेशन काउंसिल्स बनाई जाएंगी जिसमें होंगे टीचर्स, स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज। ये काउंसिल ऐसी एक्टिविटीज करवाएंगी स्टूडेंट्स से और टीचर के बीच जो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देगी। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है और इसी में साथ है AICTE, द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसमें इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, अवेयरनेस, ट्रेनिंग फॉर आइडिया जनरेशन, चेंजिंग द माइंडसेट आदि जैसे काम किए जाएंगे स्टूडेंट्स में। साथ ही इसी के लिए SIC पोर्टल भी डेवलप किया जाएगा जहां वेरियस स्कूल्स रजिस्टर हो पाएंगे। अब इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाया जाएगा जिसमें टीचर्स को 72 आवर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। यदि टीचर 50% से अधिक का मार्क्स लाते हैं तो उन्हें इनोवेशन एम्बेसडर बनाया जाएगा। इसके लिए टीचर्स को 5 एरियाज में अच्छा परफॉर्म करना होगा। पहला डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन, दूसरा आइडिया जनरेशन एंड आइडिया हैंड होल्डिंग, तीसरा फाइनेंस और सेल्स और HR, फोर्थ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, फिफ्थ है एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोटोटाइप और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जानते हैं लिविंग लैंड चार्टर के बारे में। चार्टर 2022 के कॉमनवेल्थ हेड्स की जो मीटिंग हुई थी किगाली में, उसमें 54 कॉमनवेल्थ मेंबर्स ने अपनाया है। देखिए पहले कॉमनवेल्थ नेशन की कुल संख्या थी 54, अब टोगो और गैबोन 2 नए मेंबर्स जुड़े हैं जिसमें संख्या हो गई है 56। यह जो लिविंग लैंड चार्टर है ये नॉन बाइंडिंग है। इसमें नेशंस सेफगार्ड ग्लोबल लैंड रिसोर्सेज, अरेस्ट लैंड डिग्रेडेशन तथा एक्ट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट आदि पर काम करेंगे और एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन से संबंधित विभिन्न स्टेप्स भी उठाएंगे। आगे है एक्सरसाइज विनबैक्स 2022। ये इंडिया और वियतनाम के मध्य होने वाली बायलैटरल एक्सरसाइज है। हरियाणा के चंडी मंदिर में इसका 3rd एडिशन कंडक्ट होना है। ये डिफेंस और सिक्योरिटी कॉपरेशन के लिए की जाती है। इकोनॉमिक्स में इस मंथ बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।